हाय फ्रेंड्स, फ्रॉम थ्योरी एंड लिटरेचर ऑन एज के पेज से मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा मॉडर्निज्म के हवाले से कि व्हाट इज़ मॉडर्निज्म, जदीदियत क्या है। और ये मॉडर्निज्म जो है ये बुनियादी तौर पर एक मूवमेंट भी है और इसको लिटरेरी थ्योरी के तौर पर भी इसको लिया जाता है। अब जहाँ तक इसकी तारीफ़ की बात है, अगर हम इसकी सबसे मुख्तसर तारीफ़ करें मॉडर्निज्म की तो वो ये बनती है कि मेक इट न्यू। इन तीन लफ्ज़ों में ये पूरा मॉडर्निज्म की डेफिनेशन आ जाती है कि मेक इट न्यू। अब ये इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मॉडर्निज्म का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। अब जहाँ तक बात ये है कि मॉडर्न एज के हवाले से, तो अमूमन जो मिडल एजेस हैं, जो एज ऑफ चौसर है, जो मिडाइवल पीरियड जो है, उसको अमूमन कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में वो पहली एज थी जो मॉडर्न एज थी। क्यों? वजह उसकी ये बताते हैं कि इसमें पहली दफ़ा चौसर ने ही अपनी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में कि इसने उस सोसाइटी के मज़हब को, सोसाइटी के अंदर सियासत को, उनकी अखलाकियात को, वहाँ की जो रहन सहन था, उनकी नाम्स और वैल्यूज़ थी, उनके जो वहाँ पर मईशी निज़ाम था उनका, और जो उन सब चीज़ों को, यानी सोसाइटी को एज ए होल उसने क्रिटिक किया था। इसलिए वो कहते हैं कि ये पहली मॉडर्न एज है। अब उसके बाद आगे जाएं तो रेनासा के बारे में भी क्रिटिक्स कहते हैं कि शायद मिडिल एजेस नहीं, रेनासा पहली एज है जिसको आप फर्स्ट मॉडर्न एज कह सकते हैं। अब मिडिल एजेस जो है वो सारी गॉड सेंटर्ड थी, वहाँ पर सारा कुछ पोप जो भी कहता था जो वो वही सारा कुछ माना जाता था। और रेनासा मीन रिवाइवल ऑफ लर्निंग, वो मैन सेंटर्ड थी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो कुछ है इंसान के हवाले से आपने समझना है। अब अच्छा, उससे आगे हम जाएं तो उससे आगे जाएं जैसे न्यू क्लासिकल एज है, 18th सेंचुरी है, जिसको अगस्टन एज भी कहते हैं। तो अब वो अपनी जगह रेनेसां से भी ज़्यादा मॉडर्न एज है और उसको एज ऑफ गुड रीजन भी कहा जाता है, एज ऑफ स्टाइल भी कहा जाता है। आगे जाएं तो हमारे पास ये रोमांटिक एज है। अब वो लोग इनसे भी क्लासिकल पीरियड से भी ज़्यादा वो भी मॉडर्न है। अब रोमांटिक जो है वो बैक टू नेचर और एक्सूबरेंट इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी उनके अंदर पाई जाती है और मिस्ट्री उनके अंदर पाई जाती है, और ये इमेजिनेशन पर स्ट्रेस है, वो नेचर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अब वो अपनी जगह एक लादा मॉडर्न एज है। विक्टोरियन एज में जाएं, मलका विक्टोरिया का दौर, और उसके बाद उसका जो बेटा था उसका दौरान, अभी उसके दौरान जब उसका बेटा था तो वहाँ पर पीस, अमन था मुकम्मल। तो अब ये तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आगे चलता आ रहा है। और उसके बाद जब विक्टोरियन एज ख़त्म होती है तो फिर वर्ल्ड वार वन शुरू हो जाती है। अब वर्ल्ड वार वन में 32 नेशंस, 32 नेशंस उन्होंने हिस्सा लिया। और अब बताया जाता है कि वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में इतने लोग मरे थे कि जितने शायद अगर इन दो जंगों में मरने वाले लोगों को अगर जमा किया जाए तो शायद आज तक बाकी सारी जंगों को मिला के भी लोग इतने जमा किए जाएं तो वो भी इतने नहीं बनते जितने इन दो जंगों में मरे थे। अब चूंकि इतने लोग मरे थे तो ज़ाहिर है जब कोई इतने लोग मरते हैं तो वो जो सोसाइटी है वो नफ्सियाती तौर पर, समाजी तौर पर, अकली तौर पर, वो सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर, हर तरह से वो डिस्टर्ब हो जाती है। इवन फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और चूंकि ये सारा कुछ हो गया था तो उसके अलावा इतने जो उनके आइडियल थे, उनके सारे सोशल आइडियल्स वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनके मॉरल आइडियल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनके फैमिली के आइडियल डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनके जितनी की अखलाकियात थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उनकी जितनी भी नाम्स, वैल्यूज़, कल्चर, सिविलाइजेशन जो भी था उनका वो सारा उनका डिस्ट्रॉय हो गया। और जब ट्रेडिशनल वैल्यूज वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी, ये सारे जंग के बाद, और इस जंग के बाद जो टाइम चलता है इसको कहते हैं मॉडर्न एज। और मॉडर्न एज, और इसके अंदर इसके अलावा एक जो वहाँ पर था जिसको हम कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से एक थोड़ा सा टाइम आया था। तो ग्रेट डिप्रेशन से पहले एक टाइम था जिसको कहते हैं रोरिंग 20s, इसको जैज एज भी कहते हैं। यानी वहाँ पर सारा कुछ ठीक था वेस्ट में, वो लोग जैसे एंजॉय कर रहे थे सारा कुछ। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज जो था वो सारा, चूँकि उस दौर में जितना भी था लोगों ने पैसे लगाए हुए थे स्टॉक एक्सचेंज में, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सारा बैठ गया। तो नतीजा क्या हुआ कि वो उसको, और उस दौर में लोग बिल्कुल
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, और उसके लिए जो उन्होंने टर्म यूज़ की थी वो था द ग्रेट डिप्रेशन। उसके अलावा वहाँ पर एक कैत आया था, जैसे बहुत ज़्यादा फसलें नहीं हुई थी, बारिश नहीं थी, तो डस्ट बाउल मीन्स कि उन्होंने कुछ भी नहीं था उनके पास। फिर उस दौर में एक राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, फाशिज्म आ गया था। फाशिज्म मीन्स के एक ही जो कुछ रूलर होता है वो जो कहता है वो सारा कुछ चलता है। स्टालिनिज्म, उसकी अपनी फिलासफी थी, वो भी यही कहता था कि मैं हूँ जो कुछ हूँ। और फिर मार्क्सिज्म है, और ये मार्क्सिज्म में भी यही था कि वो चीज़ों को एक उसी तनाज़र में चीज़ों को देखते थे। अब ये सारी चीज़ें जब थी, जैसे वर्ल्ड वार 1 हुई है, उनके आइडियल सारे डिस्ट्रॉय हो गए, और रोअरिंग 20s ख़त्म हो गया, उनका ग्रेट डिप्रेशन का सामना है, उनको वो डस्ट बाउल उनके पास आ गया, यानी उनको फसलें उनकी तबाह हो गई, सारा कुछ था, कैद था। फिर ये टोटलिटेरियनिज्म मीन्स के फाशिज्म, स्टालिनिज्म, मार्क्सिज्म, इनके अपने असरात थे, और उस वक्त इन सब की वजह से जो दुनिया है वो वर्ल्ड वार 2 की तरफ मूव कर रही थी। और अब जब वर्ल्ड वार 2 की तरफ मूव की है तो ये एक अलग से एक मॉडर्निज्म के लिए मसला था। ये तो था इसका जो कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और अगर हम मूव करते हैं इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की तरफ, तो सबसे पहले बहुत सारे लोग उसमें, अगर हम डार्विन की बात करें तो डार्विन ने कहा था कि ये जो है उसका जो नज़रिया है एवोल्यूशन का, उसने कहा था कि इंसान जो है ये जानवर की डेवलप्ड फॉर्म है। अब जब ये कहा गया कि इंसान जानवर की डेवलप्ड फॉर्म है, तो इससे पहले विक्टोरियन एज में या उससे पहले जितनी एजेस गुजरी हैं, तो उसमें तो मैन को बहुत ज़्यादा, जैसे रिनास है तो मैन को तो बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, तकरीबन सब में ही मैन को वैल्यू दी जाती थी। तो इसने कहा जी कि ये जो इंसान है ये बना है जानवर की कोई डेवलप्ड फॉर्म है। तो अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ये किस जानवर से की डेवलप्ड फॉर्म है। तो फिर जो इंसान के साथ एक बात अटैच थी कि ये जो इंसान है ये अशरफुल मखलूक़ात है, क्राउन ऑफ क्रिएशन है, तो वो वाली जो सारी बात है वो इसके साथ ख़त्म हो गई थी। अब ये पहला धचका लगा था इसको। और इसके अलावा जो एक बात जिसको अब नीत्शे, ये एक बहुत बड़ा नाम है, अब नीत्शे ने जो बात की थी वो था कि गॉड इज़ डेड। अब गॉड इज़ डेड का मतलब ये है कि ऐसे नहीं है कि वो कोई फिजिकल एंटिटी है, वो पहले नहीं था फिर हो गया फिर वो डेड हो गया, नहीं। वो कहता था कि गॉड इज डेड मीन्स कि रिलीजन जो है वो फेल हो चुका है हमको सहारा देने से। फिर वो कहते हैं कि अगर रिलीजन होता, उसकी कोई क्रिश्चियनिटी की कोई इतनी चीज़ें होती, तो वो हमें इतने लोगों को मरने ना देती। और फिर बियॉन्ड गुड एंड बैड, गुड एंड इवल, ये बातें उसने की थी। फिर उसका वो पावर टू लिव, और फिर वो यानी रहने के लिए वो जो सारा कुछ है। तो यहाँ पर इन मॉडर्निज्म के साथ ये हुआ कि जो मज़हब था, यहाँ पर मज़हब को सवाल लिया गया कि उसको क्रिटिक किया गया कि ये इंसान को सहारा देने से फेल हो चुका है। इसके बाद अगर हम मूव करें, आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका भी असर था अपना। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उसका ये था कि यानी हर चीज़ रिलेटिव, चीज़ों को ट्रूथ इज़ रिलेटिव, एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। अब ये इसका मतलब ये है कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, फाइनल ट्रूथ कुछ भी नहीं है। ट्रूथ रिलेटिव होता है कि जो जिसको ट्रूथ लगता है वो ट्रूथ होता है, जो जिसको नहीं लगता वो ट्रूथ नहीं होता है। ये ट्रूथ रिलेटिव है, इसकी वजह से ये असर हुआ। फिर मार्क्सिज्म की वजह से, अब कार्ल मार्क्स मीन के यानी हर चीज़ को, पूरी सोसाइटी की जितनी नाम्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जो भी कल्चर है, सियासी निज़ाम है, मुआशी निज़ाम है, उसका मजहबी निज़ाम है, उसकी अखलाकियात है, सारा कुछ है, उनको एक ही चीज़ हैंडल करती है और वो है बेस, जिसको यानी मनी जिसको कहते हैं। अब ये एक जो कैपिटलिज्म था ये उसके खिलाफ एक मूवमेंट थी। तो उसने कहा जी कि ये जो कहा जाता है कि इंसान की आज़ादी है, सारा कुछ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कैपिटलिज्म जो है ये इंसानों को ख़त्म कर रहा है, तबाह कर रहा है, उल्टा उनको कुछ गलत दे रहा है। अब ये मार्क्सिज्म इसका अपना था, उसके अंदर रोल मॉडर्निज्म के अंदर। और इसके अलावा फ्राइड की तरफ अगर जाएं तो फ्राइड ने वो जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, और उसने इसके बारे में बातें की हैं, एडिगो और सुपर ईगो। उसने पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के बारे में उसने कहा जी कि इंसान जो है ना ये कॉन्शियस बीइंग नहीं है, ये ज़्यादा अनकॉन्शियस बीइंग होता है। तो ये एक अलग से इससे एक नई सोच जो है वो चल पड़ी। और उसके अलावा ये जो स्ट्राविंस्की है उसने म्यूज़िक के अंदर, उसके अंदर सब्जेक्टिविटी का उसने दिया है। फिर ये जो है अपने विलियम जेम्स है, तो विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स के इंसान जो है वो मौजूद यहाँ होता है, उसके दिमाग से बहुत सारी सोचें हर वक्त गुजरती रहती हैं, और चूँकि वो सोचें गुजरती रहती हैं
तो उनका देन रैंडम फ्लो ऑफ थॉट्स पासिंग थ्रू द माइंड इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कि इंसान वो कुछ होता है जो अंदर वो उसका होता है, यानी वो 10% वो आपको नज़र आता है, इसके अलावा 90% वो हमसे गायब होता है, वो हमें नज़र नहीं आता। तो कहते हैं कि हमने उसको उसके अंदर जाके देखना पड़ेगा कि ये कैसे हम चीज़ों को उसकी रियलिटी को समझना है। फिर बरदसा, अब उसने कहा जी कि टाइम इज़ मोबाइल, अब फिर वो टाइम मूव कर रहा है, हम ये लीनियर भी होता है, नॉन लीनियर भी होता है, और अब हमने फिर उसको समझने के लिए हमने इंसान के अंदर जाके उसके सेल्फ की तरफ जाके तो फिर अपने समझना होता है। तो अब ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें जो एक ख़ास बात थी वो ये थी कि ट्रूथ इज़ सब्जेक्टिव, मेक इट न्यू, हर चीज़ को अपने न्यू करना है। और मॉडर्निज्म करता क्या था कि मॉडर्निज्म ये करता था कि डिसऑर्डर को ऑर्डर में तब्दील करना है। पॉलिटिकल डिसऑर्डर है तो उसको ऑर्डर में तब्दील करना है, मजहबी डिसऑर्डर है तो उसको ऑर्डर में तब्दील करना है, अगर आपके पास अखलाकी डिसऑर्डर है तो उसको ऑर्डर में तब्दील करना है, मुआशरत का डिसऑर्डर है तो ऑर्डर में तब्दील करना है, इंस्टीट्यूशन का डिसऑर्डर है तो ऑर्डर में तब्दील करना है, अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डिसऑर्डर है तो उसको ऑर्डर में तब्दील करना है। ये मॉडर्निज्म की असल में खूबी थी। इसके अलावा ये जो इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ क्या, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि आइडियोलॉजी इज क्वेश्चन, एवरीथिंग वाज क्वेश्चन अंडर द सन, पॉलिटिकल सिस्टम्स वर क्वेश्चंस, आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस वर क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपकी मुआशी निज़ाम था उसको क्वेश्चन कर दिया गया, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है या नहीं है उसको क्वेश्चन कर दिया गया, ट्रूथ क्या है उसको क्वेश्चन कर दिया गया, आपकी फैमिली के निज़ाम जो तोड़ गया था उसको क्वेश्चन कर दिया गया। इसके अलावा जो आपके अंदर नाम्स एंड वैल्यूज़ है सब चीज़ों को क्वेश्चन कर दिया गया। उन्होंने हर चीज़ को क्वेश्चन कर दिया कि आपने क्वेश्चन करना है, एनालाइज करना है, फिर उसको समझना है। और इसके अलावा इसका एक और एलिमेंट है कि फ्रेगमेंटेशन थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मरे थे वर्ल्ड वार 1 में, तो उसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन थी। फ्रेगमेंटेशन मीन्स कि इंसान जो है ना समझ ही नहीं पा रहा कि वो ये पहले तो उसको वो जो अशरफुल मखलूक़ात होना था वो सारा ख़त्म हो गया था डार्विन की वजह से। फिर कार्ल मार्क्स की वजह से वो वैश्विक निज़ाम को भी नहीं समझ पा रहा था कि मार्क्सिज्म की तरफ जाना है या कैपिटलिज्म की तरफ जाना है। फिर फ्राइड की वजह से वो उसको ये कन्फ्यूजन थी कि कॉन्शियस बीइंग है, अनकॉन्शियस है, तो कैसे डेवलप करना है, कैसे रहना है। फिर आइंस्टाइन, तो उसको हर चीज़ रिलेटिव नज़र आ रही थी, उसमें अब है क्या, फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया था, तो फ्रेगमेंटेशन थी, उसको समझ नहीं लगती थी कि रियलिटी क्या है। तो इसीलिए जो ड्रामे हैं, नावल हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनमें भी करेक्टर भी फ्रेगमेंटेड है, वो डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, और उसके लिए उन्होंने टेक्निक यूज़ की थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की भी। फिर एम्बिग्विटी मीन्स कि मॉडर्न मैन को क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ के बारे में, वो मसाइल में उलझा हुआ है। फिर ये नाइलिज्म है। अब नाइलिज्म मीन्स के लाइफ इज़ नथिंग, इट हैज़ नो मीनिंग, इट हैज़ नो पर्पज़, ये सब माया, इसका कोई, ये भी इसके अंदर आ गया था। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की थीरीज़ भी आ गई थी जिनको लोगों ने कि इन चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। फिर पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा था, चूँकि डिसऑर्डर था, लोग मरे थे, लोगों की जितनी भी आइडियोलॉजी थी सारी डिस्टर्ब हो गई थी, तो पेसिमिज्म था, क्यास हो गया, सारा कुछ बिखर गया। फिर ऑब्स्क्योरिटी थी। फिर ये मेटाफिजिकल कंसीट्स और इमेजेस यूज़ करते थे, मीन कि ऐसी इस तरह लिखते थे कि समझ नहीं लगती थी कि ये बुनियादी तौर पर कहना क्या चाहते थे, और फिर उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। फिर सबसे ये बात कि फ्यूचर ऑफ मैन वाज क्वेश्चन, कि इंसान यहाँ पर पहुँच गया है, ये सारे इसको मसाइल हैं, तो उसका फ्यूचर क्या होगा, उसको क्वेश्चन किया उन्होंने। फिर जो ट्रेडिशन थी इससे पहले जितना भी था, जो हिस्टोरिकल कंटेस्ट है, मिडल एजेस में मज़हब था, इसने उस ट्रेडिशन को रद्द कर दिया। रेनेसां में मैन सेंटर्ड था, उसको रद्द कर दिया। न्यू क्लासिकल एज में वो रीज़न सेंटर्ड था, रीज़न को रद्द कर दिया। रोमांटिक एज में बैक टू नेचर, नेचर को रद्द कर दिया। विक्टोरियन एज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिलसिले थे, सारे पीस था, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। और फिर वर्ल्ड वार आई तो उसने तकरीबन उनके बाद इन्होंने हर चीज़ को रद्द कर दिया था। तो नतीजा क्या था कि हर चीज़ को, ट्रेडिशन जो है वो सारी रद्द हो गई थी। फिर एलियनेशन थी इस दौर में। एलियनेशन मीन मैन एलियनेटेड फील करता था, सोसाइटी से एलियनेटेड है, डिस्टर्ब है, उसको तंगी फील होती है, मुआशरे से उसको फील होती है, मज़हब से उसको फील होती है, सियासी निज़ाम से उसको फील होती है, मुआशी निज़ाम से फील होती है, फैमिली से फील होती है। बाज़ का वो अपने आप से भी एलियनेट फील करता था। और फिर ये मूव करते करते ये इस तरफ आ गए थे। इस दौर में एक सवाल उठाया गया था कि ये जब सारा कुछ है, क्यास है, ये सारा कुछ है, तो व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ लाइफ। अब इस बात को समझने के लिए फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म आ गया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि जब लोगों के पास कुछ था ही नहीं था, डिसऑर्डर था, तो उन्होंने एक सवाल उठाया कि व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ लाइफ। तो उसमें फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, फिर उसमें भी 3 बड़े नाम आ गए थे, जिसमें सार्टर है, हाइडगर है, और ये मार्टिन किर्केगार्ड है।
किरकेगार्ड, हाइडगर और ये सार्थर। और अगर हम इसका मतलब मीनिंग लेने की कोशिश करें तो सार्थर हमें कहता है कि अब यहाँ पर बात यह है कि जब आपने जो चूज़ करना है वो ठीक चूज़ करना है, और आपकी ज़िंदगी का वही मकसद होता है जो अपने लिए आप चूज़ करते हैं, वही आपकी ज़िंदगी का मकसद होता है। और जो किरकेगार्ड की तरफ जाएं तो किरकेगार्ड हमें ये कहता नज़र आता है कि आप मज़हब आपके तमाम मसाइल का हल है, कि आपकी जो मुख्तलिफ स्टेजेस भी बताई थी, लेकिन वो अल्टीमेटली आके रुकता है कि आप मज़हब के ऊपर आपने डिपेंड करना है, तब आपकी ज़िंदगी को मकसद मिलेगा। तो अब ये दोनों चीज़ें आती हैं कि मॉडर्निज्म में थी, और इसके हवाले से कि अगर आप गार्ड को साथ लेके चलते हैं तो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद हो सकता है हल, और वो किरकेगार्ड दे रहा है। और अगर आप गार्ड के बगैर चलना चाहते हैं तो वो सार्थर की तरफ से आपको हल हो जाएगा। तो हम जो कुछ चुनते हैं अपने लिए वही हमारा मकसद होता है। तो अभी मॉडर्निज्म जो है ये मूवमेंट भी थी और लिटरेरी थ्योरी भी थी। फिर उन्होंने इसमें जो राइटर थे वो सिंबलिज्म यूज़ करते थे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थी, एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल था, फ्री वर्ड्स थी, इसमें मल्टीपल नैरेटिव्स आ गए थे। अब ये सारी चीज़ें मॉडर्निज्म है। तो मॉडर्निज्म बुनियादी तौर पर क्या है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू चेंज डिसऑर्डर इनटू ऑर्डर। और इसको मेक इट न्यू क्यों कहते हैं कि डिसऑर्डर जो होता है वो सारा ओल्ड होता है, आप इसको रिप्लेस करना है किसके साथ, न्यू के साथ। आइडियालॉजिकल तमाम आइडियालॉजी गलत है उनको रिप्लेस करें, मजहबी निज़ाम गलत है उसको किसी गुड के साथ रिप्लेस करें, आपका मुआशी निज़ाम गलत है उसको किसी अच्छे के साथ रिप्लेस करें, अखलाकियात गलत है उसको रिप्लेस करें, आपका फैमिली निज़ाम गलत है उसको रिप्लेस करें। और अब उसको किसके साथ रिप्लेस करें, उससे बेस्ट क्या है, अब ये फिर एक क्वेश्चन है जो मॉडर्निज्म ने छोड़ा हुआ है। तो मॉडर्निज्म एज ए मूवमेंट और एज ए लिटरेरी थ्योरी इज एन attempt to change disorder into order so that a beautiful word may come out.